बिजनेस स्टडीज का क्या है, थियोरिटिकल सब्जेक्ट ही तो है, रट्टा ही तो मारना है। एग्जाम से 2 दिन पहले बैठूंगा, रट्टा मारूंगा, पेपर देने जाऊंगा, मार्क्स तो आ ही जाएंगे। अगर तुम भी यही सेम बात सोच रहे हो ना, तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, पूरे थौर को हथौड़ा मार रहे हो। बच्चों, बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है ये, कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है ये। अगर इस सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ा जाए ना, तो कोई भी बच्चा इजीली, मैं इसे बात कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, इजीली 90+ मार्क्स फिक्स कर सकता है, और वो भी बिना रटे हुए। हाँ, मैं ये बात समझ सकता हूं कि कुछ बच्चों को लगता है कि सर इतनी ज्यादा थ्योरी है, इसको याद कैसे करें, मुझे रोल नंबर याद नहीं होता, फोन नंबर्स याद नहीं होते उसका छोड़कर, और मुझे ऐसा लगता है कि सर ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही तो है, डेफिनेशन याद करूंगा, पेपर में लिख कर आ जाऊंगा, तो मार्क्स तो खुद में खुद आ जाएंगे। पर बच्चों, वो कहते हैं ना, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। बस यही बात इसी सब्जेक्ट पर लागू हो जाती है। और बच्चों, अगर तुमने ये वीडियो थोड़ा सा भी मिस कर दिया ना, तो तुम सिर्फ बिजनेस स्टडीज की एंड टू एंड रोड मैप ही नहीं, की स्ट्रैटेजी ही नहीं, अपने मार्क्स से भी हाथ धो बैठोगे। और 3-4 महीने बाद जाकर तुमको ये रियलाइज होगा कि मेरी बात सुन लेते, और उस समय तुमको ये बात बताने वाला कोई नहीं हो। तो रिग्रेट करने से अच्छा है अभी सुधर जाओ और इस वीडियो को पूरा देखो। इसके बाद तुमको बिजनेस स्टडीज की कोई भी स्ट्रैटेजी या रोड मैप वाली वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। ये तुम्हारे बड़े भाई का तुमसे एक वादा। तो रोड मैप से पहले एक बारी इस सब्जेक्ट का ओवरऑल ओवरव्यू ले लेते हैं सिलेबस का। आपका जो ये क्लास 12th का बीएसटी का सिलेबस है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए जो है वो टोटली मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है, जो कि 50 नंबर का है, और 30 मार्क्स का है पार्ट नंबर बी, जहां पर फाइनेंस और मार्केटिंग के चैप्टर्स हैं। 20 मार्क्स का होता है प्रोजेक्ट वर्क, या जो मैम के हाथ में वाइवा और वो फाइल के मार्क्स होते हैं, उसके 20 मार्क्स आपकी स्कूल की टीचर के हाथ में। मुझे बताओ किस किस को चाहिए ये पूरे के पूरे 100 मार्क्स? अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा, बिना लिखे मिलेंगे नहीं। आपको ये बात लिखनी पड़ेगी, माय टारगेट इज 100 मार्क्स। इस कमेंट को फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिख दो। तो इस कमेंट की बात पर एक बड़े शायर की एक शायरी याद आई है, इरशाद इरशाद, कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो चलो अब मुद्दे पर आते हैं। पार्ट ए के अंदर आपको बेसिकली पढ़ना है कि हाउ ऑफ अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की प्लानिंग कैसे होती है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, यानी जो काम होता है वो लोगों में डिवाइड आप कैसे करते हो। उसके बाद स्टाफ से रिलेटेड हायरिंग जो होती है उसका क्या प्रोसेस रहता है। और फिर आता है डायरेक्टिंग, यानी यहां पर आप टीम मोटिवेशन की बात करते हो कि लोगों को एकजुट होकर काम कैसे कराया जाए। और लास्ट में कंट्रोलिंग, आपको कंट्रोलिंग वाला पार्ट भी यहां पर समझ में आएगा कि चीजों को कंट्रोल में कैसे रखते हो। फिर आता है मेरा फेवरेट पार्ट, यानी मनी एंड द मार्केट साइड, पार्ट नंबर बी। यहां पर बेसिकली आप फाइनेंस, यानी कि जो बिजनेस की फंडिंग होती है, जो आजकल आप हर एक बच्चा सीखना चाहता है, बिजनेस की फंडिंग कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट्स का क्या होता है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग क्या होती है, हम इसके बारे में दोनों पार्ट्स के अंदर पढ़ाई करते हैं। तो फाइनली अब बढ़ते हैं हम अपने रोड मैप की तरफ, जहां पर मैं पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं। तो आपको ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से सुननी है, और हो सके तो अपने पास एक पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ और हर एक चीज को नोट डाउन कर लो, कि ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पार्ट ए के हर एक चैप्टर को अगर आप थ्योरेटिकली समझोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप बोर भी हो जाओगे और कंफ्यूज भी। तो इसलिए मैं आपको देता हूं 3 सिंपल और प्रैक्टिकल टेक्निक। तो पहली टेक्निक है हमारी फ्लो मैपिंग टेक्निक। हर एक कॉन्सेप्ट एक फ्लो में होता है, तो हमें करना क्या है, हमारा जो थ्योरी पार्ट होगा उसको हमें एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल प्लानिंग के बाद हमेशा आता है ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग। ये एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। स्टाफिंग शुरू होता है रिक्रूट से, रिक्रूट के बाद होता है सिलेक्शन के बाद होती है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद उसको जॉब असाइन की जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है सेट स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद आपको मेजर लेने पड़ते हैं
कंपेयर करना पड़ता है और लास्ट में जाकर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो इसी तरह अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखोगे, आप एरो डाल डाल के लिखोगे, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में लिखोगे, तो आपको कॉन्सेप्ट याद हो ही जाएगा। आपको बस बार बार इसको देखना है, पढ़ना है, तो आपको एक अगर फ्लो पता चल गया तो कॉन्सेप्ट तो कहीं नहीं गए। तो बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट टेक्निक की तरफ। अब बढ़ते हैं अपनी अगली इंपॉर्टेंट टेक्निक की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन जनरेटर मेथड, यानी बनो टीचर, पूछो अपने सवाल। मैं तो ऐसे ही करता था। जब भी मैं कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ता था, उसके अंदर इंटरेस्टिंग एलिमेंट डालने के लिए मैं खुद से सवाल पूछता था, मैं खुद के सवाल डेवलप करता था और उसके आंसर तक पहुंचता था। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्राइसिंग कुछ पढ़ रहे हो तो आप जानो कि भैया इस फलाना कंपनी ने अपने इस प्रोडक्ट का प्राइस तय कैसे किया होगा, या जो मैस्लोस थ्योरी अभी मैंने पढ़ी है वो मैनेजर इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहां करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन खुद से बनाते हो ना, तो आप एक्टिव मोड पे आ जाते हो, आपकी क्यूरियोसिटी लेवल पीक पर होती है, तब हम उसका आंसर ढूंढने जाते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट को सिर्फ याद नहीं कर रहे हैं, उसको डीपली एनालाइज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आप जब भी वो आंसर ढूंढोगे, समझोगे, तो वो आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक रिटेन रहेगा। एंड सेकेंड पार्ट इसका ये है कि आप खुद का क्वेश्चन बैंक डेवलप कर रहे हो, जो आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा मदद करे। तो अब बच्चों, आपको एक तो कॉन्सेप्ट समझना आ गया, उससे सवाल बनाने आ गए। तो अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल टेक्निक की तरफ, जो कि एग्जाम प्रेशर को रिड्यूस करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, और उस टेक्निक का नाम है टैगलाइन रिकॉल। बच्चों, एग्जाम में बैठे हुए अक्सर चीजें हमको ना याद नहीं आती, उसके दिए हुए झूठे वादे, अरिजीत सिंह के गाने या कोई मीम हमको याद आ जाएगा, लेकिन आंसर वो याद नहीं आएगा। तो आपको ना करना क्या है, आपको सारे चैप्टर्स या कॉन्सेप्ट को एक टैगलाइन दे देनी है। जब हम एक चीज को टैगलाइन दे देते हैं ना अपने अंदाज में, तो आपको वो चीज दिमाग में फिक्स हो जाती है, चिपक सी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग को आप लिख सकते हो सोचो, लिखो, एक्शन लो। ऑर्गेनाइजिंग को लिख सकते हो काम बताओ, जिम्मेदारी उठाओ। स्टाफिंग को क्या लिख सकते हो, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। डायरेक्टिंग का मतलब हो सकता है प्यार से काम निकलवा लो, या कंट्रोलिंग का मतलब हो सकता है क्या प्लान था और क्या आउटकम था। ये टेक्निक मैं अपनी सीए के अंदर भी इस्तेमाल करता था। जब एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, तो ये छोटी छोटी टैगलाइंस हमको याद आती हैं। आप देखो, आपने कोई बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखी होंगी, उनकी टैगलाइन अभी तक आपको याद है, जैसे जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद भी। ये क्या था, अटरली बटरली डिलीशियस, ठीक है ना, डैश बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास, है ना। ये सब टैगलाइंस जो होती है ना, हम लोगों ने याद कर रखी है। यही सेम टेक्निक मैं अपने सीए की पढ़ाई में भी इस्तेमाल करता था। जब एग्जाम के वक्त मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है ना, तो ये छोटी छोटी टैगलाइन से मुझे आंसर तक पहुंचाती है और मुझे आंसर याद दिला देती है। आपको भी तो ना बहुत सारे ब्रांड्स की टैगलाइन याद है, जैसे दाग अच्छे हैं, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, है ना, और एक है जस्ट डू इट। तो वैसे ही अगर आप सारे कॉन्सेप्ट को टैगलाइन दे दो अपने अंदाज में और उनको बार बारी पढ़ते रहो, बार बारी देखते रहो, तो एग्जाम में आंख बंद करोगे ना, तो उस टैगलाइन के जरिए आप उस आंसर तक पहुंच जाओगे और आपका प्रेशर ऑब्वियसली बात है छूमंतर हो। तो ये टेक्निक ट्राई करके देखना, ये बड़ी कमाल की टेक्निक है। तो बच्चों, पार्ट ए जो है वो इस बारे में था कि एक बिजनेस चलाया कैसे जाता है। अब बात करते हैं पार्ट बी की, जिसमें सिर्फ पैसे की बात है, यानी पैसे को कैसे संभाला जाए या पैसे को कैसे चलाया जाए और प्रोडक्ट कस्टमर के दिल तक कैसे पहुंचता है। तो बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये सिलेबस का वो हिस्सा होगा जहां आपके एग्जांपल्स या केस स्टडी होंगी अमूल, जोमैटो या नाइकी जैसा ब्रांड, और समझने का तरीका एकदम बिजनेस स्टाइल होगा। इसका हर एक चैप्टर पढ़ते वक्त आपको बस ये फील करना है कि मैं अगर बिजनेस का मालिक होता तो क्या करता। तो इससे होगा ये कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद ही नहीं रहेगा, बल्कि समझ में आएगा कि पैसा आता कहां से है, बिजनेस में घूमता कैसे है, कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचता है। और जब ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी ना, तो मार्क्स तो खुद में खुद आ जाए। और इस माइंडसेट को मजबूत बनाने के लिए तुमको ये 3 टेक्निक यूज करनी है। तो पहली है थिंक लाइक अ सीईओ। बच्चों, जब भी आप फाइनेंशियल और मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको इसको थ्योरी नहीं लेना, आपको यह समझना है कि आप ही इस बिजनेस के बॉस हो। अपने आप को ना सीईओ जैसा ट्रीट करना शुरू कर दो और सोचो कि अगर ये बिजनेस आप ही का होता तो फंड रेज कैसे करते, अगर ये बिजनेस आपका होता तो आप प्रोडक्ट के ऊपर क्या काम करते, अगर ये बिजनेस आपका होता तो ऐड कैसे चलाते, डिस्काउंट कैसे चलाते, नए कस्टमर तक कैसे पहुंचते, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे इंक्रीज करते। और जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे, अपने डिसीजन खुद लेना शुरू कर दोगे ना, तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ नहीं रहे हो,
आप इसको जी रहे हो। और इसे कहते हैं फील बेस्ड लर्निंग। ये आपके साथ ना लंबे समय तक रहती है और ये आपका ना कहीं प्रैक्टिकल माइंडसेट भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है। उसके बाद की टेक्निक है लर्न फ्रॉम रियल ब्रांड। ब्रांड जैसे जोमेटो और नाइकी, इनकी मार्केटिंग की हर एक बारीकी समझिए। अमूल जैसा बड़ा ब्रांड की इतनी प्यारी एड, ऐसी टैगलाइन जो सबके दिल और दिमाग में छप चुकी है। बच्चों, ऐसे बहुत से ब्रांड हैं जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है। आप इनको एज अ केस स्टडी लेकर कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप कभी भी कोई चीज नहीं भूलोगे और बिजनेस स्टडी से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। अपने चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट में इन सारे ब्रांड्स को ढूंढने की कोशिश करो और इवन जब आप अपना आंसर फ्रेम करते हो तो इनके एग्जांपल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा इनोवेटिव सोचोगे ना तो आपका एग्जामिनर भी बहुत खुश होगा। इसके बाद अगली स्ट्रैटेजी आती है टू हैट स्ट्रैटेजी। देखो, आप अब सीईओ बन चुके हो और ब्रांड से भी सीख लिया, तो अब आप सभी बच्चों को दो दो हैट्स पहननी पड़ेंगी। कभी आपको इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि भैया पैसा कहां लगाना है, कैसे लगाना है, रिस्क बेटर है या रिटर्न बेटर है। और कभी आपको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि भैया मैं अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचाऊं, प्रमोशंस कैसे करूं, डिस्काउंट कैसे लगाऊं। और इन दोनों हैट से जब आप अपने चैप्टर को देखोगे ना तो आपका चैप्टर बोरिंग नहीं लगेगा बल्कि इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और हां, जब आप एग्जाम में आंसर लिखोगे तो एक समझ के लिखोगे और एक फील करके लिखोगे, जिससे बेहतर मार्क्स आने की संभावना बहुत ज्यादा है। लास्ट में जाते जाते थोड़ी सी और टिप्स देके जाता हूं। जैसे अब ना देखो, ये सब तो सारी चीजें आपने देख ली होंगी। कई बच्चों को लग रहा होगा नहीं सर ये प्रैक्टिकल नहीं है। मेरे कहने पर ये सारी की सारी टेक्निक 1 महीना इस्तेमाल करके देखो, आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि ये सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो मैंने इस्तेमाल की हैं अपनी 12th में और सीए जर्नी के अंदर। उसके अलावा एनसीईआरटी से डेफिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। हम कितनी भी एक्स्ट्रा किताबें खरीद लें, एनसीईआरटी से डेफिनेशन पढ़ो। केस स्टडी की प्रैक्टिस करना बिजनेस स्टडीज का सबसे बड़ी बैकबोन है। 2 से लेकर 3 केस स्टडी आपको हर हफ्ते प्लॉट करनी पड़ेगी, क्रैक करनी पड़ेगी। 1 पेज में चैप्टर नोट्स बनाने सीख जाओ, जिसको आप बोलते हो ना माइंड मैप। माइंड मैप बोलते हो ना। अच्छा, अगर माइंड मैप के ऊपर एक बेहतरीन वीडियो चाहिए कि सर आप फ्लैश कार्ड्स और माइंड मैप कैसे बनाते थे, तो लिख दो माइंड मैप, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा बड़ी बेहतरीन, अगर आपको माइंड मैप बनाने नहीं आते। और हाँ, टाइमर बेस्ड मॉक टेस्ट, अभी आप छोटे छोटे टेस्ट लेना शुरू कर दो और फाइनल के समय पर आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे कि ताकि आपको वो जो फील वाली बात मैं आपको बता रहा था ना कि एग्जाम में इन सारी टेक्निक से फील कैसे आएगी, आप एक बार टेस्ट देके देखना, आपको मजा आएगा। तो आपको टाइमर बेस्ड मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। तो बच्चों, ये था हमारा बिजनेस स्टडीज का एक प्यारा सा रोड मैप। आपको अगर ये सारी चीजें समझ में आई हैं तो आप लिख दो यस, ये भी तो देख ले कौन कौन यहां तक पहुंचा है। और अगर नहीं आई तो आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि क्या समझ में नहीं आई। मैं कोशिश करूंगा आपके उस सवाल का जवाब देने का और उसके ऊपर वीडियो बनाने का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसको इन स्ट्रैटेजीज की बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूं कर भला तो हो भला। और मिलूंगा आप बच्चों से अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।